Today's session is going to be very, very interesting. You know why? For two reasons. One, because of the topic. Two, because of the guest who is coming here. क्या बताऊं उनके बारे में? Professor Pankaj Roy, professor of filmmaking, a teacher, a film critic, a dear friend, and above all, a great human being. If you like this video, please like, share, and subscribe. Thank you. Pankaj Roy, sir, हाँ, how are you? I'm as always happy, always. good. We're meeting after so long. We're meeting Yes, after a couple of years. The last time I remember we met was a couple of years back when I attended your lecture on documentary filmmaking. That was probably 2 years back, just before. So, first thing first, welcome to the session. Welcome. I'm glad you could make it. I'm glad you could come all the way from Bombay. Thanks a lot for coming. The objective of this podcast is to share your elaborate experience on filmmaking. Now that you are a filmmaking professor, you teach filmmaking, you've taught several students, you've taught close to about 3,000, 4,000 students filmmaking. The whole objective is to share your experience so that people, the young generation can learn out of it. Okay, so let us begin with the basic introduction about yourself. So can you tell me about, I'm sure there are a lot of people who know you, who know your craft, who know Professor Pankaj Rai, but then for people who do not know you, can you please introduce yourself right from the beginning? पहले से जिंदगी तो बहुत लंबी है, कहाँ से शुरू करें? कहीं से भी चालू कीजिए, right from the beginning, from your childhood, how you got into filmmaking, how was your transition from. So let's start from आपने कहा childhood, right? Okay. So from a generation जहाँ पे we are living in the scarcity, right? Country was just born 13 years when country was young, 13 years. India, I was born, right? Okay. तो वहाँ पे होप था सबके पास. नेहरूवियन फिलॉसफी थी, राज कपूर साहब थे, उनकी फिल्में थी, राइट. लेकिन लोगों के पास कुछ नहीं था. हम जो स्कूल में पढ़ते थे टेंट का होता था, सरकारी स्कूल था, टेंट था, बैठने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट के पास. दो आई एम बॉर्न बॉट अप इन दिल्ली कैपिटल में, लेकिन हमारे स्कूल में वहाँ पे बेंच नहीं थे, हम टाट पे बैठते थे. तख्ती लेके जाते थे स्कूल में, राइट. और बारिश के दिनों में टाट ठंड से और बारिश से वो भीगी होती थी और हम जो पैंट पहनते थे वो पीछे से गीली हो जाती थी, राइट. तो वहाँ से जर्नी है, जैसे भारत बढ़ता गया, मैं बढ़ता गया. आई हैव सीन बोथ ऑफ अस सीन ईच अदर, राइट. सो वट एवर द कंट्रीज टुडे एंड व्हाट आई एम टुडे, राइट. सो वी नो ईच अदर, राइट. तो वहाँ पे जो सिनेमा के आपने जो बात की, तो मुझे आज व्हेन आई लुक बैक, आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग माई सेल्फ एज ए व्हेन आई लुकिंग दैट चाइल्ड, राइट, हु वाज फैसिनेटिंग विद सिनेमा. तब हमारे पास टेलीविजन आया नहीं था, देश में टेलीविजन नहीं था, तो ऑब्वियसली घर में भी नहीं टेलीविजन था, रेडियो था. आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट सिंस वेरी चाइल्डहुड, राइट. मैं टॉपर होता था स्कूल का, राइट. और मेरा होमवर्क होता था हमेशा रेडियो चला के. मेरा जो शिफ्ट था 1 बजे से 6 बजे का शिफ्ट था. तो रात भर पढ़ते थे 8-9 बजे तक, फिर खाना वाना खा के सो जाते थे, राइट. फिर जो समय होता था सुबह होमवर्क करना. और होमवर्क चूंकि मैं अच्छा स्टूडेंट था तो होमवर्क मेरे लिए आसान था, लेकिन वो उस बोर्डम को हमने कैसे काटा, रेडियो चला के. विविध भारती के गाने, शंकर जय किशन, आनंद बख्शी, लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, राइट, बाद में किशोर कुमार साहब, राइट, उनके गाने, और मेरा होमवर्क चलता रहा. कब होमवर्क खत्म हो जाता मालूम ही नहीं चलता, राइट. लेकिन उसी गाने सुनते सुनते पता नहीं कब मेरे अंदर वो फिल्म के प्रति आकर्षण होने लगा. ओके. और जब हम छुट्टी होती थी तो सब क्रिकेट खेलने चले जाते. घर आते, घर के स्कूल के पास ही घर था, तो क्या आना, बस्ता रखना, और बच्चे बाकी दोस्त लोग क्रिकेट खेलने चले जाते थे, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता था. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ राज टॉकीज हमारे वहाँ पे. मैं दिल्ली में जहाँ पे रहता था वहाँ पे राज टॉकीज. व्हाट इज द राज टॉकीज? टेम्पोररी थिएटर. वो 2 साल का उनको लाइसेंस मिलता है, तो टिन के एस्बेस्टस शीट होते हैं, उससे वो थिएटर बनता है, राइट. तो हम फिल्म देखने चले जाते थे. अब फिल्म देखने चले जाते थे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि फिल्म एंटर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके टिकट के पैसे होते थे 2 रुपये बैल्कनी में और फ्रंट रो 60 पैसे में. तो 60 पैसे हमारे पास नहीं होते थे.
और होते भी तो आप जा नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं Parents करेंगे, allow नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी उम्र कितनी, 8-9 साल 10 साल की उम्र। लेकिन वो जो रेडियो में 9 बजे उनके स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आते थे, कोई नई फिल्म आ रही है तो वो 15 मिनट का आधा घंटे का ट्रेलर नहीं होते थे तब, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते थे जो फिल्म के बारे में बताया जाता true. और वो मैं सुनता था और सुन के मैं विजुलाइज करता था ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा कहानी में। फिर जब मैं वो पोस्टर देखता था वहाँ पे क्योस How लगे old were you that time? 5th में, Fifth. Okay. राइट 5th में मतलब 10 साल का, 10 साल। 10-11 साल का। तो वो पोस्टर थे, पोस्टर से रिलेट करता था, छोटे छोटे क्योस लगे थे, रिलेट करता था। अब अंदर क्या हो रहा है वो देखना है, आवाजें आ रही है अंदर से, राइट, गाने की आवाज आ रही है, मारपीट की आवाज आ रही है, डायलॉग की आवाज आ रही है, राइट। लेकिन वो देखने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि एक तो अलाउ नहीं करेंगे घर में, ऊपर से पैसे नहीं टिकट के। लेकिन छोटे से बच्चे ने अपना रास्ता ढूंढ निकाला। आई वॉज वेरी एक्सप्लोरर फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड। तो मैं आस्ते आस्ते कुछ दिन में मालूम चल गया कि ये यहाँ पे क्या माहौल है। यहाँ पे ये लोग अलर्ट होते हैं जब शो शुरू होता है, राइट, तब वो गेट कीपर आता है, आश्रम मैन आता है, सब लोग चौकीदार आते हैं। जैसे एक बार लोग अंदर घुस गए, सब लोग अपने अपने बिल में घुस जाते हैं, राइट। एंड दैट इज द मोमेंट फॉर मी टू वॉच द मूवी। मैं सिनेमा हॉल के पीछे वाले जाता था और वहाँ पे चूंकि वो पुराने एस्बेस्टस शीट से बने होते थे, राइट, उसमें छोटे छोटे होल होते थे, वहां से झांक के देखते थे। वहां से छोटे से होल से मैं वो फिल्म देखता था। और जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में उसकी जो कहानी बताई थी उसके वो मोमेंट ग्लिम्स मिलते थे मुझे, आई वाज वेरी थ्रिल। और तभी मुझे पीछे से आके एक आदमी कॉलर से पकड़ता था, ही वाज अ वॉचमैन, चल निकल, फिर भागता। फिर वो अगले शो में अगले दिन फिर से आता, फिर से वो कुछ देर के बाद वो गायब हो जाता, मैं फिर देखता। ऐसे करते करते मैं पूरी फिल्म को अपने दिमाग में कल्पना करता कि इसमें ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। फिर कुछ और आगे जब बढ़ते गए क्लास में तो मुझे फैसिनेट करने लगा वो प्रोजेक्शन रूम, राइट, जहाँ से लाल नीली बत्तियाँ रोशनी जा रही हैं और लोग फिल्म देख रहे हैं। वो दैट प्रोजेक्शन रूम वाज वेरी फैसिनेटिंग। फिर आई रिमेंबर दोज डेज, हमारे दो इंदिरा गांधी जी का जमाना था, फैमिली प्लानिंग के लिए वो फिल्में शाम को आके शहर गलियों में आके मोहल्ले में आके वो फिल्म दिखाते थे। वो फिल्म के बीच में परिवार कल्याण का मंत्रालय की तरफ से वो एक अपना मैसेज देने के लिए फिल्म डिवीजन की वो फिल्में दिखाते थे। तो वो ओपन एयर होता था, वो 7 बजे 8 बजे हम सब इकट्ठे हो जाते थे मोहल्ले के लोग, और किसी की बड़ी सी बिल्डिंग की दीवार पे वो फिल्म चल रही है। तो वो फिल्म में क्या हो रहा है, मुझे वो कहानी में मुझे कोई रुचि नहीं है। अचानक लॉन्ग शॉट, उसके बाद क्लोज शॉट। आज मैं उसको शब्द में कह रहा हूँ कि लॉन्ग शॉट क्लोज शॉट। तब वो छोटे सा बच्चा को बड़ा आश्चर्य लगता था कि इतना बड़ा आदमी, अचानक इतना बड़ा फेस कैसे हो रहा है वो। फिर मैं वो प्रोजेक्शन रूम का वो प्रोजेक्टर चल रहा है, वो प्रोजेक्टर तब मालूम चला कि वो फिल्म में उल्टी लगाते हैं, राइट, और वहां से फिर लाल नीली हरी रोशनी निकल रही है, वो बड़े से दीवार पे कुछ कैरेक्टर बन जा रहे हैं, राइट। दैट जर्नी वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, दैट वर्ल्ड वाज वेरी फैसिनेटिंग। और फिर तब हम लोग 7th 8th में आए तो हमें फिजिक्स में लेंस का कंसेप्ट पढ़ाया गया, राइट, कि आप जो आपने भी सबने बच्चों ने किया होगा कि कैंडल लाइट एक्सपेरिमेंट लेंस के सामने रखते हैं तो उसका जो रिवर्स हो जाता है। अब आई रिमेंबर 6th और 7th था, हमारा समर वेकेशन हुआ था, राइट। तो वो सिनेमा हॉल जो राज टाकीज की बात कर रहा हूँ, राज टाकीज में क्या हो रहा था उस दौरान, जो फिल्में आती थी उस दौरान, जो फिल्में आती थी 25 हफ्ता चलती थी, गोल्डन जुबली होती थी। तो वो इस तरह के थिएटर में वो हमेशा सक्सेसफुल फिल्म लाते थे, ताकि वो, क्योंकि उनको फिल्में मिलती थी 18-20 हफ्ते में, ट्रू, राइट। और वो सक्सेसफुल हिट फिल्में, राजेश खन्ना की सच्चा झूठा, जॉनी मेरा नाम, गाइड, इस तरह की फिल्में आती थी जो पॉपुलर हैं, ताकि ये लोग जरूर आएंगे, ऑडियंस जरूर आएगी। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता था, फर्स्ट वीक की फर्स्ट शो नहीं आते थे वहाँ पे। अब ये फिल्में बहुत दिन से घूम रही है, 25 हफ्ते से अलग अलग सिनेमा हॉल में घूम रही है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो क्या हो जाती थी, जब फिल्म चलती थी अचानक वो टूट जाती थी, तो 5 मिनट के लिए फिल्म बंद हो गई, राइट। फिर वो स्प्लाइस से जोड़ के फिर से वो जोड़ता था। और मज़ेदार बात होती थी स्पेशली नाइट शो में क्या होता था कि वो जो प्रोजेक्शनिस्ट है उसकी 9 बजे की शो है, वो फिल्म खत्म होगी 12 बजे, फिर पैकिंग करके वो पहुंचते घर, जब ऑफिस छुट्टी होगा उसका, थिएटर हॉल बंद होगा 12:30 बजे, तब तक उसकी तो बस चल जाएगी। ट्रू, तब तक सबके पास बाइक और कार नहीं होती थी, राइट, लोग साइकिल में आते थे। जो साइकिल में आते तो ठीक है, यदि बस में जाए तो बस की संभावना नहीं है उसको। तो यदि फिल्म में 5 गाने हैं 6 गाने हैं, नाइट शो में वो लोग क्या करते थे, 4 गाने निकाल देते थे। क्यों? ताकि वो
5 मिनट करके 4 गाने 20 अच्छा, मिनट, ओके। ताकि वो बस को पकड़ सके, बस को पकड़ सके, ओके। राइट। और वो अब जो कोई बार बार वो काट रहा है, जोड़ रहा है, दूसरे शो में है, हाँ। तो वो जो ज्वाइनिंग है, वो ज्वाइनिंग ढीली पड़ जाती थी। हाँ। उसकी वजह से कुछ शो के बाद वो अपने आप टूट जाती। अब टूट जाती, वो बीच में से जब टूटती थी तो वो फिर जोड़ नहीं पाते थे, तो वो उसको काट के यहाँ पे फेंक देते थे। तो सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शन रूम के बाहर बहुत सा अंबार लगा होता था फिल्मों के टुकड़ों के। तो ये छोटा सा बच्चा उन फिल्मों के टुकड़ों को चोरी कर लेता था, चोरी करके उठा के लाया, और तभी हमने वो लेंस सीखा स्कूल में। और मैंने ये रिमेंबर कि पापा ने हमें एक नए सेशन में जाएंगे तो नई वर्दी बनी और जूते मिले, तो बाटा के जूते मिले थे। तो बाटा के जूते के बक्से में मैंने एक लेंस खरीदा, उसमें होल बना के लेंस लगाया, और वो जो फिल्म का टुकड़ा वहाँ से उठाया था, उसको जब पास किया तो बड़ा सा स्क्रीन घर के दीवार में, बड़ी सी स्क्रीन पे वहाँ पे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। आई वाज थ्रिल्ड कि इसे एज इफ आई मेड इट। एंड दिस चाइल्ड व्हाट ही डिड, उसने उसको परफॉर्म किया, और डायरेक्टेड बाय पंकज रॉय। और मैंने क्या किया, एक पोस्टर बनाया, डायरेक्टेड बाय पंकज रॉय, फिल्म का एक काल्पनिक नाम दिया, और उसको अपने घर के बाहर टांगा। और मेरे स्कूल के 20 बच्चे आए, और सबसे हमने 10-10 पैसे लिए। 10-10 पैसे से वो जो पैसे इकट्ठे हुए, वो अलग बात है, हमने उसकी मूंगफली खाई सबने मिलके, लेकिन हमने सबने वो फिल्म देखी, एंड इट वाज ए अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। व्हेन आई लुक बैक टुडे, आज भी मैं वही तो कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग द स्टोरी, आई एम टेलिंग द फिल्म, राइट। तो आपकी डेस्टिनी किस तरफ जाएगी, नेचर आपको इंडिकेट करता है। एब्सोल्युटली, राइट। वो जो सिनेमा, क्रिकेट छोड़ के मैं सिनेमा जा रहा हूँ, होमवर्क छोड़ के मैं सिनेमा जा रहा हूँ, राइट। उस सिनेमा का वो टुकड़े ला रहा हूँ, वो टुकड़े ला के मैं वो अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ, उससे मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। आज भी तो मैं स्टूडेंट के साथ वही कर रहा हूँ। हाँ, मैंने फिल्म स्कूल बना लिया, फिल्म इंस्टीट्यूट बोल दिया, लेकिन कर तो वही रहा हूँ। So basically, I'm a storyteller, right? So which is the? Do you remember the film which you saw in your childhood, which you still remember, which you adore? Johnny मेरा नाम। अच्छा। That's an amazing film, देवानंद साहब। And देवानंद साहब मुझे मालूम नहीं कब से मुझे वो इतने पसंद थे। And ultimately I met him, right? You had met him in Bombay. I had the opportunity of meeting him, right? And he was an amazing person, very welcoming to the youngster, right? I was just that time 17-18 years boy, right? मेरे कुछ रिलेटिव रहते थे, तो उनसे मैं समर वेकेशन में मिलने गया था, तो मैं वहाँ पे शूटिंग देखने चला गया। महेश भट्ट साहब की फिल्म थी, महेश भट्ट थे डायरेक्टर थे, और ऋषि कपूर, टीना मुनीम एंड देवानंद साहब एक सॉन्ग पिक्चराइज कर रहे थे। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ट्रॉली पे चल रहा था वो, दे कुड नॉट अल्टीमेटली डू इट, देन डिसाइड टू डू इट नेक्स्ट डे। उस दौरान मैं देव साहब से मिला था, और 17 साल का बच्चे ने बोला था कि आई वांट टू बी असिस्टेंट। ही सेड यस, मीट मी ऑन सितंबर। इट वाज देन अप्रैल महीने का वक्त था, समर वेकेशन, तो घर वापस जाना था दिल्ली, फिर कैसे मिलते। तो लकीली उनके साथ नहीं हो पाया। लकीली इसलिए क्योंकि फिर बाद में मुझे उस वक्त 17 साल का बच्चा यदि फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो कुछ नहीं होता उसका, राइट। तो एक मैच्योरिटी चाहिए, वो मैच्योरिटी के बाद जब मैं गया तो इट हैड मेड इट डिफरेंस। So how did your film making journey start? I mean, were you during that time? नो, फिल्म की जर्नी क्या हुआ, मैं जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग, एज मैंने कहा मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन एक समय आया मैं पढ़ाई में पिछड़ने लगा। रीज़न मैं डिसाइड कर लिया था मुझे फिल्म में जाना है। ओके। व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशंस, राइट, मेरा कल एग्ज़ाम है, लेकिन मैं विज्ञान भवन में नेशनल फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देख रहा हूँ। हिम्मत कैसे? ऐसा हुआ कि मैंने अपना अगर हिसाब लगाया कि 4 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर में 90% है मेरे 3 सेमेस्टर में। यदि ये सेमेस्टर मैं ना करूँ तो क्या होगा, ये फेल नहीं कर पाएंगे मुझे, तो 33% चाहिए ना। तो मेरा दिमाग इस तरह घूमने लगा। क्या होता है जब आप इंटेलिजेंट होते हैं तो आपका क्रिमिनल माइंड भी बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है, राइट। वो गलत था, मैं आई वोंट रिकमेंड एनीबॉडी टू डू दैट, प्लीज डोंट, इज रिकमेंडिंग नॉट टू, राइट। तो लेकिन मैंने क्या किया, फिर एक टीचर ने मुझे पकड़ लिया, हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, व्हाई यू एब्सेंट। आई मेड एक्सक्यूज, इज नॉट एक्सक्यूज, टेल मी व्हाई यू एब्सेंट, शुड आई डिटेन यू। मैंने कहा सर आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? सर मेरे ऑलरेडी 90% थे 3 सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर का एग्जाम ना भी दूं तब भी तो मेरे इतने मार्क्स रहते ही हैं, आप मुझे डिटेन नहीं कर सकते।
True. तो ये प्रायोरिटीज चेंज हो गई. तो when I was dissecting, I was a science student, right? When I was dissecting the reproductive system of cockroach, तो मुझे लग रहा है यार मुझे क्या लेने का इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच को, लेट देम ब्रीड, बिकॉज मेरा माइंड वाज वर्किंग ऑन द सिनेमा. मुझे वो फिल्में आती थी, विज्ञान भवन की जो फिल्में आती थी, मैं क्लास बंक करके चाणक्यपुरी में, हमारे एक चाणक्य सिनेमा होता था, आजकल वो नहीं है. चाणक्य सिनेमा में 20 सीट होती थी, 60 पैसे की, राइट. वो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वहाँ पे मूवीज देखने आते थे. तो 20 सीट के लिए मारामारी होती थी, राइट. जो पहले पहुंच जाए उसको टिकट मिलेगी, बाकी लोगों के, क्योंकि बाकी की टिकट 5 रुपये और 10 रुपये 25 रुपये, तो स्टूडेंट के पास उस वक्त होते नहीं थे. तो 60 पैसे में हमें वो फिल्में देखी, या रीगल में इंग्लिश फिल्में देखी जो हमने 1 रुपये में, मॉर्निंग शो, राइट. तो मॉर्निंग शो तभी हम साइंस के स्टूडेंट थे, तो यूनिवर्सिटी में 8:30 बजे की क्लास थी, 9 बजे की फिल्म थी. तो प्रायोरिटीज हमें करना है कि हम क्लास में जाएं या रीगल में जाएं. Right. हमने रीगल को चुना. So we've done some research which says that at that age which you were mentioning, you ran away from your house and then probably you became a filmmaker. आपको किसने बताया? We have a team which does some research. Yeah, see क्या है, my parents are lovely people, right? Very simple people, right? My father was अच्छा, I'm the only son. Okay. I have 2 sisters, younger to me. तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, बेटा ही सब कुछ होता है. और मिडिल क्लास फैमिली की सपना क्या होता है, बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमारे समय में, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट 70s. हाँ, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बन गया, सीए बन जाएगा, राइट. और कुछ नहीं हुआ तो बैंक में नौकरी कर लेगा. सो दैट इज अ लिमिटेड ऑप्शंस फॉर द पेरेंट्स ड्रीम. और पेरेंट्स आपको उसी फर्मे में डालना चाहते हैं. आप कुछ भी बात कर लो, वो कहेंगे नहीं. पहले मेरे से बात हुई, मैंने कहा मुझे फिल्म लेना चाहिए, नहीं पहले तुम ग्रेजुएशन कर लो, राइट. उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया तो कहा नहीं, हमारी ज़िंदगी में, हमारे किसी परिवार में कोई नहीं गया, तुम क्यों जाओगे, कैसे जाओगे, राइट. फिर कुछ इमोशनल बातें हो जाती हैं, पिता अपने इमोशन, माँ अपने इमोशन की बातें करता है. तो मैं फिर कुछ पहली बार नौकरी भी की कुछ दिन, 18 दिन की नौकरी करने के बाद वो छोड़ दिया मैंने. और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि निकलना है, यहाँ पे नहीं रह सकता मैं. आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, राइट. बिकॉज फिल्म मेकिंग हंगर वॉज देयर. फिल्म मेकिंग हंगर वॉज देयर एंड मोर उसका इन्फ्लुएंस था नेशनल स्कूल ड्रामा. ओके. क्या हुआ कि इस दौरान जब मैं फिल्म, तो जब विज्ञान भवन में फिल्म हो रही है वो तो 15 दिन का फेस्टिवल है, या कोई फिल्म देखी, एक शो देखा, 2 शो देख लिया. लेकिन बाकी जो इन्फ्लुएंस हो रहा था, साइलेंटली इन्फ्लुएंस हो रहा था नेशनल स्कूल ड्रामा और श्रीराम सेंटर. ये 2 जो मंडी हाउस के जो एलिमेंट थे. नेशनल स्कूल ड्रामा के थिएटर शोज होते थे, उनके स्टूडेंट के शोज होते थे, राइट. मुख्यमंत्री, राइट, जातना पूजो साधु की, ये जो अच्छे जो नाटक होते थे, वो नाटक देखने को मौका मिला मुझे. वो नाटक देखना और उसके साथ एक साहित्य का साथ जुड़ा मेरे साथ. These are things, literature and the theatre and the cinema that combined together gave me the opportunity. Okay. And जैसे मैंने कहा कि I was a very explorer. मैं छोटी उम्र में ही, मैं अभी जो हमारे दिल्ली में जिस जगह मैं बड़ा हुआ था, तिलक नगर बोल के एक जगह है, अब तो बहुत दूर तक एक्सपेंड हो गया, राइट. वहाँ पे कुछ नहीं था. पीछे नजफगढ़ तक हम साइकिल लेके चले जाते थे, राइट. बच्चा. मैं 8-10 साल का था, मैं कनॉट प्लेस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस अंदर घूम के आ गया था, राइट. मेरे पास कोई पास ना हो तो फिल्म फेस्टिवल में नहीं जा सकते. मैं बिना पास के 15 दिन तक फिल्म फेस्टिवल में फिल्में देखी. वो मैं कभी कोई बाधा है उससे मैं रुकता नहीं हूँ, वो अपना रास्ता निकल के मैं घुस जाता हूँ, राइट. तो क्या हो रहा था कि जैसे साहित्य की बात की, तो मैं बचपन में, मुझे साहित्य पढ़ने का बहुत शौक था, चूंकि आई वाज गुड स्टूडेंट, तो पढ़ना मुझे अच्छा लगता था. तो समर वेकेशन कैसे काटे, तब तो टीवी नहीं होता था, इतने क्लब नहीं होते थे, इतने स्विमिंग पूल नहीं होते थे कि पेरेंट्स लेके जाए, इतने सारे कोचिंग सेंटर नहीं होते थे, राइट. तो हमारे पास ऑप्शन था, दिल्ली की गर्मी, तो उसमें घर से बाहर नहीं निकल सकते. तो नेबरहुड लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो वहाँ से किताबें लाना, 10 रुपए की मेंबरशिप थी, तो जितनी मर्जी किताबें लाओ, दिन में 3 किताबें ला सकते थे हम. तो वो 3 किताबें मैं ख़त्म कर देता. वो किताबें पढ़ता, वो मज़ेदार किताबें होती थी. वर्दी वाला गुंडा, राइट, वेद प्रकाश शर्मा, इस तरह की किताबें होती थी. वो बहुत पॉपुलर है. पल्प फिक्शन होती थी, वो 200 पेज की होती थी, मैं जबकि 3 घंटे में खत्म कर देते थे.
अब जब वो पढ़ते गए 2-4 साल पढ़ा, बाय द टाइम आई रीच 10th स्टैंडर्ड, मतलब 15-16 साल का होने लगा, तो 2 पेज पढ़ने के बाद मुझे मालूम है ये स्टोरी क्या होगी। क्योंकि उसका पैटर्न होता है एक, उस कहानी लिखने का उनका एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में वो कहानी को घुमा के एक ही चीज को बार बार अलग अलग टाइटल के साथ वो बेचते हैं, राइट। फिर चूंकि आई वाज स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ होम 14-15 साल में, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिल्ली, तो पटेल नगर में एक सरकारी लाइब्रेरी हुई वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या, लाइब्रेरी में मेंबर लिया, 5 रुपए की मेंबरशिप थी, मेंबर लिया, वो किताबें ढूंढते ढूंढते पहली बार मेरे हाथ में एक किताब आई, सत्यजीत राय की शॉर्ट स्टोरीज। जब मैंने वो पढ़ा तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई। अब तक जो मैं ट्रैश पढ़ रहा था, अब मालूम चला साहित्य क्या होता है। प्रेमचंद पढ़ा, महाश्वेता देवी पढ़ा, राइट, आशापूर्णा देवी पढ़ा, राइट। तो लिटरेचर क्या होता है, जिंदगी से जुड़ी इंसानों की कहानी क्या होती है, वो जो एक कुकिंग स्टोरी थी उसमें और इसमें क्या होता है, फर्क क्या है। एक सडनली एक मैच्योरिटी आई। साथ में नेशनल स्कूल ड्रामा के उस 2 साल के बाद नेशनल स्कूल ड्रामा के थिएटर प्रोडक्शंस देख रहा हूँ, राइट। वो जो मैच्योरिटी आई, फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देख रहा हूँ, राइट। तो ये जो अब तक जो हिंदी फिल्म देख रहा था, रजवानी मेरा नाम, राइट, उसके बाद पहली बार मुझे अंकुर श्याम बेनेगल मिला। That revolutionized me, right? Entire mind changed. कि सिनेमा क्या होता है, पहली बार मुझे एहसास हुआ। उसके साथ बुद्धदेव दासगुप्ता का पहली फिल्म देखी, दूरत्व, एहसास हुआ कि सिनेमा क्या होता है। And that day I decided मुझे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपनी दुनिया बनानी है। आज नहीं तो कल मम्मी पापा कुछ भी बोलें, मुझे यहाँ से निकलना है, राइट। और एक दिन एक छोटी सी चिट्ठी लेके मम्मी के पर्स से 81 रुपये दिए थे, लेके मैं बिना टिकट के कलकत्ता पहुंच गया। ओके, राइट। रास्ते में जब पकड़ा टीटी ने पूरी रास्ते में नहीं पकड़ा, 24 घंटे का ट्रेन था, टीटी ने कुछ नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं टीटी के बगल में उससे गप्पे कर रहा था। उसकी सीट 7 नंबर सीट होती है उनकी, है ना, किसी भी कोच में 7 नंबर सीट। 7 नंबर सीट में बैठ के उनके साथ बात करते करते पूरी 24 घंटे 3 टीटी आए, किसी ने कोई टिकट नहीं मांगा। लेकिन जैसे ही मैं हावड़ा स्टेशन से निकलने लगा, वहाँ पे टिकट मांगा गया, राइट। तो उसको कुछ बोल दिया मैंने, और मैंने कहा मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। प्रेसिडेंट के स्टूडेंट हो, हाँ टिकट होना चाहिए, है ना, ओके जाओ। प्रेसिडेंसी कॉलेज का एक रुतबा है, राइट। और वहाँ का स्टूडेंट है, तो वो क्लर्क ने सोचा, टीटी ने सोचा कि अच्छा आदमी होगा, मेरे से तो अच्छा है, राइट। उसने मुझे जाने दिया। अब पहुँच तो गया बिना टिकट के, 80 रुपये, रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, सिर में। तो मैं प्लेटफॉर्म में रहा, सिनेमा बना सीखने के चक्कर में। मैं धर्मतला के गुमटी, जिसमें बस स्टैंड है, वहाँ पे रहा। रात को एक वेश्या ने आकर मेरे हाथ से घड़ी छीन लिया। पुलिस वाले ने आके मेरे जेब से 20 रुपये निकाल लिए। सब कुछ होता रहा, लेकिन मैंने शहर को नहीं छोड़ा, कोलकाता शहर, बिकॉज दैट्स फर्स्ट टाइम आई वेंट टू कोलकाता सिटी। दो माई पेरेंट्स बिलोंग्स, वी आर बंगाली, राइट, बिलोंग्स टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर हम कभी नहीं गए थे, राइट। लेकिन उस शहर को जानने के बाद मुझे लगा इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन, राइट। और फिर बुद्धदेव दासगुप्ता से उनके घर गया, मुलाकात हुई। अब उन्होंने मुलाकात की, मैं ये मार्च अप्रैल में मुलाकात की। उन्होंने कहा हाँ मेरी फिल्म अक्टूबर में है, तब आना। ये 4 महीने क्या करेंगे, दैट्स अगेन क्राइसिस, राइट। 4 महीना, no place to stay, no place to stay, no place to, there's no hope for the next meal, right, but the dream is there कि want to learn filmmaking, right, क्या करेंगे। तब एक दिन मैं आनंद बाजार में गया, वहाँ पे उस वक्त एक संडे मैगजीन हुआ करती थी, राइट। उसका हिंदी संस्कृत था रविवार। तो उन्होंने मुझे बोला तुम हमारे लिए स्टोरी करो, स्टोरी लिखो, स्टोरी इन द सेंस एक कवरेज करो, राइट। दे सेंट मी टू कवर वन इंसिडेंट हैपन कि वन मैन वाज बिटन बाय द क्राउड, राइट। और उसको हम स्टोरी करने का। हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज 21, राइट। और वो स्टोरी करने गया, मैं सर कैमरामैन को भेजा उन्होंने अपनी तरफ से। हम स्टेशन से उतर के, बोलपुर स्टेशन से उतर के हम जब गाँव में जा रहे हैं, तो इंटरेस्टिंगली गाँव में क्या होता है, सब लोग कहते हैं वो कहाँ है ये जगह, वो वही तो है, वो उधर दिख रहा है। 6 किलोमीटर पैदल चल लिया हम लोग, लेकिन वो गाँव नहीं आया। और जो कैमरामैन था वो आधे रास्ते में भाग गया, वो कहता मुझे नहीं जाना। फिर आई वेंट अलोन, आई टुक हिज कैमरा एंड वेंट अलोन एंड कवर्ड दैट स्टोरी, राइट, इन्वेस्टिगेट द केस। एक मर्डर हुआ था, बाद में हुआ कि वो मर्डर नहीं था, उसमें वो कहानी थी।
वो लड़का पागल था बेसिकली, मेंटली था। ही वाज मूव फ्रॉम हिज विलेज टू अनदर विलेज। और जब वो एक गांव में घुसा तो गांव के लोग यात्रा देखने गए थे। ओके। वो उसका फायदा उठा के एक लेडी थी उसके कमरे में उसका प्रेमी घुस गया था। ठीक है, अब अचानक गांव के लोग वापस आ गए। यात्रा खत्म, वो वापस आ गए। खबर मिली इस प्रेमिक जुगल को कि वो लोग पति आ रहा है, तो उसको पत्नी ने उसको पिछले दरवाजे से भगाया। उसको भागते हुए पति ने देखा और शोर मचाया, चोर चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। और उस वक्त ये जो पागल इंसेन लड़का था, मेंटली थोड़ा रिटायर्ड था, ही वाज क्रॉसिंग दैट रोड एंड एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज दे सस्पेक्टेड मी ही इज द चोर एंड दे बीटन हिम एंड दे किल्ड हिम। कहानी क्या थी, असली कहानी क्या थी, घूम के कहानी क्या बन गई। तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में जो सत्य है, सत्य के कई रूप होते हैं, राइट। और दैट गिव मी द इंस्पिरेशंस। और फर्स्ट टाइम जब मैं बुद्धदेव दास जी के साथ काम कर रहा था तो उनके पास वहाँ पे भी तय था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, राइट। मुझे असिस्टेंट नहीं है ना। मैंने अपने आप को 3 साल दिए थे, तो लेकिन 2 साल में मैं वहाँ से निकल आया और आई स्टार्टेड माई ओन प्रोडक्शन कंपनी। फर्स्ट टाइम आई क्राइम थ्रिलर एक एपिसोड 52 एपिसोड का प्रोग्राम किया। इंस्पिरेशन थी ये घटना कि एक जो अपरेंटली जो क्राइम दिखता है वो अपरेंट नहीं, वो उसका वो अपरेंटली जो दिख रहा है वैसा नहीं होता, उसके पीछे कई पहलू होते हैं। और पहलू को इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। So you did investigative journalism in that time. Yeah, you can call it investigative journalism, but I was not trained to do journalism, but unknowingly, yeah. Okay. So that gave me उसको जरूरत थी करने की, पैसे की जरूरत थी इसलिए। You were telling about your experience with Buddhadev Das Gupta, and that's where you started working. Yeah, I got my first training as a filmmaking, right? Buddha is an amazing experience, right? I mean, Buddha is one of the finest filmmaker of the country, not country, world. Yeah. He's a 6-time national award winner as a best director. He's several international award winner. And recently he was in the committee member of the jury of the Oscar, right? So such a reputation का आदमी था वो आदमी, लेकिन he's so simple and he was like a friend for us, right? And whatever I learned in filmmaking, I learned from him. An interesting point is he trusted us. मैं छोटा सा था, 21-22 साल का, right? लेकिन he's given me all the opportunity to handle the projects independently. Shooting कर देते थे, उसके बाद post production मैं खुद करता था, right? Short division वो बना देते थे, उसको execute मैं करता था। तो वहाँ पे मुझे बहुत सीखने को मिला। एक डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाना, और वो डायरेक्टर छोड़ना नहीं चाहता वो डोमेन को, लेकिन उन्होंने वो डिसीजंस अपने असिस्टेंट को दे दिया। और असिस्टेंट आई वाज द थर्ड असिस्टेंट, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकना, मुझे अपना काम करना है। वो बचपन से तय था कि मुझे अपना इंडिपेंडेंटली करना है। तो आई स्पेंड 3 years विद हिम, मेरे 4-5 फिल्म्स विद हिम, राइट, क्वाइट अ लॉट। और जो उनका साथ जो सीखने को मिला, जो मैं सब बाकी के जो एस्पायरेंट फिल्म मेकर हैं, जो असिस्टेंट हैं, काम करते हैं और सीखना चाहते हैं। अच्छा, ये इंडस्ट्री में 2 तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, कहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और दूसरा कहते हैं डायरेक्टर्स असिस्टेंट। तो बॉम्बे में तो इजी है, लेकिन कैलकाटा में देयर इज अ वेरी यूनियन, दैट टाइम CPM यूनियन वाज देयर, राइट? दे वर नॉट अलाउइंग मी बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। तो मैं बंगाली हूँ, लेकिन दिल्ली से हूँ, तो आई एम नॉट ए इनसाइडर, करेक्ट, राइट? सो दे स्टॉप गिविंग मी, जो यूनियन कार्ड है वो मुझे नहीं दिया, लेकिन बुद्धदेव दास गुप्ता ने मेरे अपने पास रखा। अब चूंकि मुझे उनके साथ हमेशा रहता था, तो उन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी भेजा किसी काम से, राइट? मुझे किसी फाइनेंस लाने के लिए किसी पैसे कोई दे रहा था उनको, वो भी लाने वो भेजा। हर छोटा मोटा काम उनका मैं करता था। उस वक्त मुझे जो बाकी दोस्त लोग थे, बाकी जो असिस्टेंट थे, वो कह रहे थे तुझे तो नौकर बना के रखा हुआ है, राइट? लेकिन आज मुझे मालूम चला कि जब I start independent, that experience, 21-year boy is going into the chief minister house for us to exchange certain letter, वो प्रोटोकॉल क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस है। जब मैं अपना आप काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी वही एक्सपीरियंस है, मुझे भी वही रास्ते से गुजरना है। तब मुझे आसान हो गया ना वो रास्ता, कैसे नॉक करना है और कैसे दरवाजे खुलते हैं। तब मेरे लिए कोई एजिटेशन नहीं है, वो सरप्राइज नहीं है। आई नो वेयर यू हैव टू वेट, वेयर यू हैव टू प्लीड, वेयर यू हैव टू रिक्वेस्ट, वेयर यू हैव टू कमांड टू रीच, to get the things done, right?
तो वो मुझे एक्सपोजर मिला, राइट, इंटर्नशिप करने को मिला. दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ. आई थिंक दैट हेल्प मी टू बिकम प्रोड्यूसर डायरेक्टर एट द एज ऑफ 24. Wow. राइट. When did you become a independent filmmaker? 24 साल की उम्र में, जैसे मैंने कहा ना, Okay. 24 साल की उम्र में आई बिकम ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर. क्योंकि जैसे मैं तय किया हुआ था कि मुझे ज़्यादा नहीं रहने का, मुझे मेरे पास रोड मैप वॉज वेरी क्लियर टू मी, राइट. आई लर्न एंड देन आई डू. क्या होता है, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं ना, तब आपको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है. अब इंडस्ट्री में भी You're हैं, dependent काम on भी somebody. काम भी कर रहे हैं, राइट. आपको वो उस ऑर्बिट में हैं, ग्लोरी के ऑर्बिट में भी हैं, राइट. और आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ा. सी, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर में फ़र्क क्या है? डायरेक्टर टेक्स ए डिसीजन, असिस्टेंट एग्जीक्यूट इट. Yeah. लेकिन वो जो टेक्स ए डिसीजन मे गो रॉन्ग. फ्राइडे को आपको मालूम चल रहा है कि इट वाज ऑल रॉन्ग, देन यू गेट अ ब्रिक बैट और बुके. Right. असिस्टेंट डायरेक्टर वो डर जाता है वो ब्रिक बैट लेने से, वो डिसीजन लेने से. तो वो कंफर्ट जोन है एक, मुझे डिसीजन नहीं लेना. बाकी सब ग्लोरी मिल रही है, बाकी सब ओके, पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है, राइट. yeah. मेरी डिमांड कम है, रिक्वायरमेंट कम है, आई एम वेरी कंफर्ट जोन में हूँ. लेकिन वो कंफर्ट जोन से निकल के इस जगह पे आना जहाँ पे आपको सब डिसीजंस लेने हैं, यू हैव टू ओपन टू द ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इफ इज नॉट वर्किंग. True. वो लेने में लोग घबरा जाते हैं. आई वॉज अ थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर, जबकि मेरे जो सीनियर थे वो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर. वो मेरी उम्र थी 24 साल में मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना, जबकि वो 50 साल की उम्र में भी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे. वो सारी ज़िंदगी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे. और ऐसे हजारों असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. दे असिस्टेंट डायरेक्टर बनने नहीं आए थे, वो डायरेक्टर बनने आए थे. लेकिन वो उसी कंफर्ट जोन में बाहर नहीं निकल पाए. True. जैसे आप MBA करते हो, मैनेजर बन जाते हो ना, Right. कितने लोग होते हैं जो ओनर बनता है, स्टार्टअप खोलता है, राइट. Right. राइट. क्यों? वो दूसरे का मैनेजर बनना बहुत आसान है, दूसरे की दुकान संभालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको वो रिस्क नहीं लेना. आप कंफर्ट जोन में कि 31 तारीख को एक सैलरी चेक आएगा, राइट. लेकिन 31 तारीख को मालिक का है, उसका तो दिमाग खराब रहता है कि सैलरी देनी है, कहाँ से आएगा, FD तोड़ना पड़ेगा या बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट का. वो जो डिसीजंस है, वो जो हिम्मत है बैंक से बात करने का या इस क्राइसिस को मैनेज करने का, इस MBA के पास क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि उसने सीखा नहीं था MBA स्कूल में, लेकिन वो अंदर से तैयार नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी, ही इज हैप्पी डूइंग व्हाट ही इज डूइंग. So how did your entrepreneur journey start? Yeah, for how long were you independent filmmaker? ऑलवेज उसके बाद एक के बाद एक काम करते गए. एक के बाद एक जी टीवी के लिए प्रोजेक्ट किया, दूरदर्शन के लिए किया, राइट, फिर स्टार के लिए किया, फिर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज आई मेक, लॉट पहले एड फिल्म भी बनाते थे. तो एक के बाद एक काम करते रहा. Does going to any film school helps you in developing your skills in filmmaking? Absolutely. After leaving Buddhadev Dasgupta, I went, see, on the Buddhadev Dasgupta, or when you sit, go through the on-set training, you learn a lot of practical things. You do, हाथ से आप सब काम कर रहे हो, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजनिंग क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम. आप किए जा रहे हो. एक स्किल सेट है. सी, फिल्म सेट में वहां पे गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती. गुरु आपको सिखा नहीं रहा. You are supposed to assist him. He is not your teacher. If you are intelligent, you are learning, but you don't know why this thing happening. Why this short jerk आ रहा है. टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो 3 point लाइट क्या होती है, राइट. आपको ये नहीं मालूम स्क्रिप्ट का ट्रांजिशन कैसे करेंगे, 3 act स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट, बीट पॉइंट क्या होता है, टेंट पोल क्या होता है, आपको नहीं मालूम. उसी प्रकार एडिटिंग के जो पॉइंट थ्योरीज हैं वो आपको क्लियर नहीं है, मालूम ही नहीं है आपके पास. आप सीख जा रहे हो, एक एक्सपर्टीज स्किल सेट सीख जा रहे हो, और ये कॉपी करके आप डिलीवर भी करते रहो. आपके मास्टर ने क्या था, आप भी वैसे कर रहे, कोई आपको बता नहीं रहा. Then I realized that this reasoning is very important. Scientific reasoning. Why this thing? Do and don'ts. Why it jerk क्यों आ रहा है? Why story is failing? Why lighting has to be done this way? Right? That requires structured knowledge. True. And for that I joined the FTI. After you joined FTI. After I did a 1-year course in the multi-camera setup, direction in multi-camera setup. Okay. तो उस वक्त वो 1 साल के लिए आया था वो प्रोग्राम. Okay. Right? So I did that program. That helped me to understand the scientific reasoning of filmmaking, right? Theories, film theories समझने को मिला. So technically that gave you that gave you this. पहले तो practical मुझे मालूम था, right? अब वो मुझे उसका logic मालूम चला. Correct. Scientific reasoning मालूम चला. So my education in filmmaking became more profound.
Absolutely, Right? absolutely. So what triggered the your entrepreneurship journey? You have a full-fledged filmmaking institute. Hmm. So how was the transition from your full-time filmmaker to a completely different area? You want to know? Yeah, absolutely, I never say कि I'm an entrepreneur or teacher, right? What I learn in life, I share with my students. absolutely. Interestingly, उस जर्नी से फिल्म मेकिंग में I was a director producer at the age of 24 until 40. I was a very successful professional as a filmmaker, right? There came a dip, Oh, okay, right? And that dip was changed everything. okay. I was a taxi driver. Oh, A really? filmmaker Okay, turned into taxi driver. okay. क्या हुआ कि वो जब सीरियल करते करते एक दिन थक गया, Hmm. क्योंकि जब हमने शुरू किया था 24 साल की उम्र में, जब 4 दिन में एक एपिसोड करते थे, Hmm. उस वक्त का 2 लाख, आज का कितना होगा? So 20 लाख। 86 का 2 लाख, आज का 20 लाख। 20 लाख रुपए एक एपिसोड के लिए मिलते थे। Hmm. वी हैड ए कंफर्टेबल टाइम कि 8 घंटे की शिफ्ट में एक शिफ्ट शूटिंग करेंगे, राइट? Hmm. इज अ फन। जो आपने सोचा था, कंसीव किया था, शॉर्ट डिवीजन किया था, वैसे ही आप एग्जीक्यूट कर सकते थे। True. लेकिन बाय द टाइम 1 एपिसोड पर डे का जब कंसेप्ट शुरू हुआ, Hmm. तो वो फिल्म सेट फैक्ट्री बन गया। Hmm. डायरेक्टर्स अंडर प्रेशर। What was the year? This was during which year? It was 96, around 95, 96. 96 by 96. Right, 96, late 90s, Yeah. right? 2000 के करीब, right? तो उस वक्त क्या हुआ, आपको हर रोज एक एपिसोड चर्न आउट करना है। Hmm. Hmm. फैक्ट्री है। आपने जो सोच किया था, शॉर्ट डिवीजन किया था, जो स्ट्रक्चर सोचा था, कोरियोग्राफ किया था, नहीं, आपको 8 घंटे में एक एपिसोड देना ही है। Hmm. Hmm. 8 घंटे में तो 12 घंटे, फिर नेक्स्ट डे सुबह दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड। आपने कई बार सुना होगा कि डायरेक्टर कोलैप्सिंग ऑन द सेट Hmm. Because of stress. बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एक्टर आर कोलैप्सिंग ऑन द सेट, रिलेशनशिप गोइंग, नॉट गोइंग होम, वहीं पे सेट पे सोना है, सुबह फिर से काम करना। Hmm. So there was no fun being a filmmaker. Hmm. So on that day I decided I won't go. Hmm. ऐसा Okay. वैसा जो है, जितना है ठीक है, no more. I want to enjoy. Filmmaking is all about Absolutely. to tell a story, and Yeah. while telling a story you must enjoy, right? यदि मैं खुद नहीं enjoy कर रहा तो audience कैसे enjoy करेगी, right? तो that's my first priority, right? और वो जब नहीं करने को मिला तो मैंने एक दिन तय किया, enough is enough. I want to make a feature film. Okay. So started working on the feature film. Hmm. और फीचर फिल्म जब शुरू हुई तो आई स्टार्ट फर्स्ट विद द चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की एक फिल्म का ऑफर आया, which सही प्रांज पे अप्रूव्ड इट, Okay. राइट? और मैं कभी नहीं मिला सही प्रांज पे से, प्रोजेक्ट ऑफिशियली सबमिट किया। AKB वहाँ के कमेटी में थे, राइट? बड़े बड़े लोग थे जो कमेटी बनी थी, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट उनके पास जो जो प्रपोजल आए थे उनमें से मेरा प्रपोजल भी सिलेक्ट हुआ। एक फीचर फिल्म बनानी है, और रस्किन बॉन्ड साहब की कहानी थी। उस पे हमने रस्किन बॉन्ड साहब से मिला, उनके घर में जाके कॉपीराइट लिया और फिर स्क्रिप्ट लिखा, फिर सबमिट किया। इसमें 2-3 साल टाइम लग जाता है आपका, राइट? सही प्रेजेंस पे एज ए चेयरमैन शी क्विट्स, शी रिजाइंस। उनका कम विद अ न्यू आइडिया ऑफ हाउ टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हर बार होता है, हर जगह। इट्स नॉट के अबाउट द फिल्म में होता है, भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया मैनेजमेंट में आता है, वो अपने साथ अपनी टीम लाता है, True. राइट? और उसको ये लगता है कि पिछले वाला टीम वर नॉट डूइंग राइट, तो उसने आते मेरे प्रोजेक्ट, पुराने वाले जो जितने भी प्रोजेक्ट थे उनको कैंसिल कर दिए। आई वाज डन, आई हैव पुट 3 years ऑफ माय लाइफ, जितना पैसा था सब कुछ उसमें लगा के प्रोजेक्ट को खड़ा किया। एंड देन व्हाट हैपेंड, वन डे शी कॉल्स फॉर अ मीटिंग एंड शी डोंट टर्न अप, जबकि फिल्म सोसाइटी के मेंबर्स, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के जितने बाकी कमेटी मेंबर थे, हैदराबाद से कोई आया, रामोजी, राइट, अलग अलग, पूनम ढिल्लो आए, अलग अलग जितने भी मेंबर्स थे सब आए, लेकिन चेयरमैन मैडम नहीं आई। फिर दिन चिट्ठी आता है कि वी आर नॉट डूइंग दिस प्रोजेक्ट। सो आई गॉट सो पिस्ड ऑफ, आई गॉट सो एंग्री। और इस बीच क्या हुआ कि मैं एक डिप्रेशन डोर में चला गया, और एक दिन मैं गाड़ी लेके, अपनी कार में लेके, मैं क्या करूं, अगला क्या प्रोजेक्ट होगा, कैसे करेंगे, सोच रहा था। दादर में मैं गाड़ी लेके खड़ा था ऐसे ही, अचानक 2 आदमी आते हैं, कहते हैं पुणे चलना है। और आई नेवर ड्रोव फ्रॉम मुंबई टू पुणे, क्या रूट है मुझे नहीं मालूम, मैं कहा चलना है। और मैं बैठा और चलाता रहा गाड़ी,
और जैसे मैं यहाँ पे पूना में आपके स्टेशन के बाहर पहुंचा, राइट, वो उतारा, उन्होंने मुझे 1200 रुपये दिए और फिर अचानक वहां से दलाल आके कहता है बॉम्बे चलना है, मैं कहा चलना है। फिर 4 पैसेंजर आए और मैं गाड़ी लेके फिर से वापस आया, 1200 रुपये मिल गए। 2400 रुपये मैंने एक से टैक्सी ड्राइवर कमाया और ऐसा 6 महीना चलता रहा। रोज मैं गाड़ी निकालता और रोज लोगों को लेता जाता, लेता बॉम्बे जाता, पुणे बॉम्बे बॉम्बे पुणे बॉम्बे, फिर कभी नासिक, राइट, ऐसे जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जर्नी, दैट हाईवे मेक मी, गिव मी लिबरेशंस। वो जो गाड़ी 100 की स्पीड में चला रहा हूँ, दैट गिव मी द पावर। सो मनी वाज नॉट द मनी वाज नॉट द मोटिवेटेड। वो जो मुझे वहां से वो छुटकारा मिल रहा था कि एक नया कुछ करना है। यू आर रनिंग आउट ऑफ समथिंग, रनिंग आउट द रियलिटी, रनिंग आउट माय रियलिटी। रियलिटी क्या थी मेरी? कि आई हैव टू फेस, आई हैव टू बिकम अ फिल्म मेकर। अब मेरे दोस्त कौन है? ड्राइवर लोग हैं, राइट। मैं जब स्टेशन में, पुणे स्टेशन के बाद गाड़ी खड़ा करता था पैसेंजर के वेट में, मेरे सब ड्राइवर लोग थे, दोस्त, उनका डब्बा खुलता था, राइट। बट दैट गर्ल जिसको मैंने कहा ना वुड लाइक टू ग्रो ओल्ड विद मी, उस समय भी वो मेरे साथ थी। वो एक ड्राइवर की बीवी बन के मुझे टिफिन देती थी, डब्बा। फिल्म मेकर की बीवी नहीं, शी वाज एक्ट्रेस हरसेल्फ, शी वाज एक्ट्रेस, राइट। वो प्रोडक्शन में काम कर चुकी है, जैकी श्रॉफ के साथ काम चुके, हर फिल्मों, कई फिल्मों के लिए वो मॉडल रह चुकी है, राइट। नाउ यू आर अवेयर द वर्ल्ड सिनेमा इज ग्रेस्ड विद सेवरल गुड फिल्म मेकर्स, यू नो, जॉर्ज लुकास, स्टीवन स्पीलबर्ग, Alfred Hitchcock. Everybody has a different style of filmmaking, and they are legends in their own way. They've set their own legacy. How do you see their legacy in the current young filmmakers applying their style of working? I'll go little back. I won't say कि current filmmaker, जो current filmmaker से पहले जो हमें एक बहुत interesting talent आया था, was Ram Gopal Verma, who revolutionized the entire in Hindi filmmaking और Indian filmmaking. आज अनुराग कश्यप जो हैं या उसके पहले जो फिल्म मेकर हैं, राइट, बिकॉज ऑफ राम गोपाल वर्मा, एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज, न्यू थॉट, न्यू बजट, न्यू मार्केटिंग, राइट। आज अनुराग कश्यप नहीं होते यदि राम गोपाल वर्मा नहीं होते, राइट। तो राम गोपाल वर्मा का कंट्रीब्यूशन हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ फिल्म टुडे, राइट। कभी मिले तो कॉलर पकड़ के पूछेंगे रामू क्या हो गया तुम्हें, लेकिन द फैक्ट इज ही इज द पर्सन, ही इज नॉट मेकिंग एनी फिल्म, ही इज मेकिंग, बट ही इज लॉस्ट मीडिया, राइट। और ये होता है हर क्रिएटिव इंसान के साथ, ये ऐसा होता है, राइट। आई सी फ्रॉम द करंट डिस्कशन दैट वी आर हैविंग, यू आर मोर इमोशनल, you kind of a more emotional person. Now does that make a good filmmaker? कोई भी फिल्म मेकर बिना इमोशनल हुए फिल्म नहीं बना सकता, क्योंकि फिल्म मेकिंग की पहली नीड है वो स्टोरी टेलिंग, राइट। अर्ज टू टेल ए स्टोरी। व्हाई आई टेल ए स्टोरी? बिकॉज एनी फिल्म मेकर वो स्टोरी बोलने की अर्ज क्यों है? क्योंकि उसे ही कंसर्न्स विद दैट कैरेक्टर्स, दो सिचुएशंस, ही इमोशनली इन्वॉल्व विद, अटैच, राइट। वो इट डिस्टर्ब्स हिम, he likes it, dislike it, whatever emotion, disliking is also emotion, right? तो he want to narrate that with a larger audience. तो उसको पहली शर्त है किसी भी फिल्म मेकर को, किसी भी इंसान को, किसी भी क्रिएटिव इंसान को पहली शर्त है कि you has to be emotionally involved with your subject. उसके अलावा आप नहीं, और फिल्म मेकिंग तो स्पेशली ज़्यादा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल दे देते हो उस पर। एक एज ए डायरेक्टर वो 3 साल जब आप ज़िंदगी को दे रहे हो तभी दे रहा है, इज़ वेरी डिमांडिंग, और तभी होगा जब आप इमोशनली उसके साथ, उस कहानी के साथ, उस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो। True. Right? True. What innovations have you seen in the past 2-3 decades? And what change has filmmaking brought in the current times? See, amazing thing happened. As I was telling you, I was worked with the Buddhadev Dasgupta assistant director, right? So I still remember when we used to go for a print, मुझे भेजा जाता था चेन्नई में, उस वक्त मद्रास होता था, right? एलवी प्रसाद स्टूडियो में, तो 16 can of नेगेटिव, 16 कैन ऑफ साउंड नेगेटिव, पिक्चर नेगेटिव 16 के 32 नेगेटिव कैन भर के 3 ट्रंक में भर के हम जब ट्रेन से या प्लेन से जब वहाँ पे मुझे भेजा जाता था, ह्यूज फिजिकल थिंग्स, राइट। सडनली वो फिजिकल थिंग आप एक चिप में आ गया। एक चिप में आप, राइट, 3 फिल्में रख सकते हैं, एक पेन ड्राइव में 4 फिल्में रख सकते हैं। तो वो जो इतना बड़ा ह्यूज नेगेटिव होता था जिसमें हम वी कैन टच सकते थे, राइट। आज जब वो स्क्रीन को टच करो तो करंट मारता है, सब हम फिल्म को हाथ में लेके देख सकते थे, इस शॉट को यहाँ पे काटो, राइट।
व्यूइंग एक्सपीरियंस अलग था, राइट? बड़े सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पे विद कम्युनिटी व्यूइंग हो रहा है। आज आप पाम पे आप एक मोबाइल पे फिल्म देख रहे हो, ट्रेन में झूलते हुए, ट्रेन में बैठ के धक्का खाते हुए जा रहे हो, लेकिन सामने आपके सामने फिल्म चल रही है। तो टेक्नोलॉजिकली शिफ्ट हो गया। ट्रू। लेकिन एक कॉमन चीज़ अभी भी बाकी है, वो है स्टोरी टेलिंग, राइट? आज सब कहीं भी जाओ, किसी भी जगह, प्लेटफॉर्म में जाओ, स्टेशन में जाओ, कहीं एयरपोर्ट में जाओ, सब झुक के मोबाइल पे झुके हुए हैं। लेकिन झुक के कर देख क्या रहे हैं? देख क्या रहे हैं? स्टोरी। किसी भी कहानी हो, चाहे वो एक बच्चे की कहानी हो, या किसी सिंगर की कहानी हो, या किसी शेयर मार्केट की कहानी हो, एवरीबडी इज टेलिंग ए स्टोरी एंड एवरीबडी इज कंज्यूमिंग ए स्टोरी। तो जब तक, मेरा मानना है, इस प्लेनेट में जब तक दो इंसान रहेंगे, स्टोरी रहेंगी। क्योंकि आप जब भी अभी इस पॉडकास्ट के बाद घर में जाओगे तो हाउ आर यू, हाउ वाज अ डे, आपको क्यों पूछना है अपनी पत्नी से, या पत्नी को पति से, या बच्चों से, या पड़ोसी से क्यों पूछना है हाउ आर यू? हाउ आर यू में ही वो अर्ज है टू नो अबाउट यू, राइट? व्हाई आई वांट टू नो अबाउट यू, व्हाई यू डूइंग दिस पॉडकास्ट विद मी। आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है पंकज रॉय का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, उसने कैसे ज़िंदगी जी? हर कहानी, हर इंसान दूसरे इंसान को होप देता है। जब मेरी कहानी कोई सुन रहा होगा, आजकल के यंग जनरेशन के जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या कोई एस्पायरेंट फिल्म मेकर, यंग फिल्म मेकर है, मेरी कहानी से शायद उसे कहीं होप मिलेगा, राइट? ओके, पंकज की लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ था, ये चैलेंजेस थे, पर उसके बावजूद भी उसने एक रास्ता निकाला। तो वो जो हाउ आर यू पंकज सर, आपने यहीं से शुरू किया ना? Absolutely. तो मैं बता रहा हूं, तो उससे वो आपको शायद कुछ जिंदगी में होप मिलता है, और जब तक होप है तब तक दुनिया है। एब्सोल्युटली। लाइफ में जिंदगी जीने का पर्पस ही क्या है? वी आर एवरी डे वी गेटिंग अप विद होप, राइट? और होप है तो स्टोरी है, स्टोरी है तो होप है। Late 80s and early 90s is said to be as the golden era of the Hindi industry. How do you see how do you compare that era versus the current trend? See, I disagree with you. This ये जो golden era की जो बात कहते हैं ना, मैं कहता हूँ वर्तमान is better than the past. I always believe in that, right? See, हम जैसे कहा था कि मैं बचपन में रेडियो के गाने सुनता था, है ना? होमवर्क करते हुए, स्कूल का होमवर्क करते हुए गाने सुनता था। तो जब गाने सुनता था विविध भारती में, तो 5-7 गाने बहुत अच्छे थे, बाकी 40 गाने बकवास थे। True. वो 5-7 गाने आज 25-30 साल के बाद दे बिकम ए क्लासिकल कल्ट। भाई साहब, उस वक्त भी वो बकवास ही थे। 100 गाने जो थे, 5 stood out the time। तो उसी प्रकार जो आपने जो 5 फिल्मों के नाम आज बोलेंगे कि ये देर इस पीरियड में बनी थी इसलिए ये महान थी, नहीं, उस वक्त की जो फिल्में थी उनके साथ भी वे हाईएस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? तो उस वक्त भी जो 800,000 फिल्में बनती थी, उसमें से 7 फिल्में आज हम याद करते हैं, लेकिन बाकी 900 फिल्मों का क्या हुआ? तो उस वक्त भी खराब फिल्में बनती थी, उस वक्त भी अच्छी फिल्में बनती हैं, और आज तो बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, बिकॉज आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। आज ऑडियंस इज सिनेमा लिटरेट, राइट? दिस द बेस्ट थिंग हैपन इज ऑडियंस इज सिनेमा लिटरेट होने की वजह से दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड सिनेमा। उसकी वजह से क्या हुआ कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ स्टोरी। लापता लेडीज जो फिल्म थी, वो आप पहले नहीं सोच सकते थे, ट्रू, राइट? तो आज सोच सकते हैं हम, उस तरह की फिल्म बनती है और वो सक्सेसफुल हो। During the 90s or late 80s were dialogue driven movies. Right. I still remember movies like Sholay and Diwar. We don't see such movies anymore. कैसे देखोगे? We've lost. Yeah. So what do you think is the reason? Do you see that coming back, that trend coming back? इसके 2 कारण हैं। सी, पहले जो सिनेमा होता था, they were very much influenced or inspired by the Parsi theatre. थिएटर में जो पारसी थिएटर होता था वो डायलॉग बाजी होती थी। जैसे डायलॉग बाजी शब्द ही वहीं से आया कि आपने हीरो ने एक डायलॉग बोला, उसके काउंटर में उससे बढ़ के एक डायलॉग आया, राइट? उसी प्रकार जैसे राजकुमार साहब रिमेंबर बिकॉज ऑफ दोज डायलॉग, और दिलीप साहब रिमेंबर, राइटर उसको स्पेशली उस कैरेक्टर के लिए लिखते थे, राइट? तो उस वक्त के जो राइटर कौन थे वो भी देखने वाले, दे आर ऑल लिटरेरी पीपल, ट्रू, राइट? ये जो दे रूटेड विद द ग्राउंड, विद द रियलिटी, they coming from the interior of the country, right? Kader Khan साहब का नाम था, he was a professor in MMK college, right? Right? लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या था, right? True. From the very slum से आए थे वो, right?
जावेद अख्तर, उनका बैकग्राउंड क्या था, राइट? पिता बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन बचपन उनका बहुत डिस्टर्ब था, right? तो उन्होंने जिंदगी जी थी। अभी जो सेकंड जनरेशन फिल्म मेकर आया है, वो तो किसी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर का बेटा है, सक्सेसफुल डायरेक्टर का बेटा है, राइट? वो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, विदेश में पढ़ा है, अब वो पापा की गद्दी पे बैठ के फिल्म मेकर बन रहा है, और उसका अटेंशन कहाँ है? उसको फिल्म बनानी है एनआरआई के लिए, राइट? तो पहले से वो जो खुद स्क्रिप्ट लिखता है, वो तो रोमन इंग्लिश में लिखता है, हिंदी रोमन इंग्लिश में लिखता है, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके पास वो भाषा है? क्योंकि वो तो उसकी खुद की पर्सनल भाषा में इंग्लिश में बात करता है वो। तो आज भी कहीं फिल्म सेट में जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश में सब लोग बात कर रहे हैं। तो आपका जो जमीनी से संबंध टूट गया, तो ऑब्वियसली इट गेट रिफ्लेक्टेड। योर फिल्म इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। किसी भी फिल्म मेकर का जो जाती जिंदगी वो जैसा जीता है, उसके बिलीफ सिस्टम है, वही बिलीफ सिस्टम उसकी सिनेमा में कैरेक्टर जीते हैं। यदि आप हिंदी में बात नहीं करते, समाज के नीचे एक तबके के आदमी के साथ नहीं रहते, उसको देखते तक नहीं, उसको छूते तक नहीं, तो आपके कैरेक्टर में वो शब्द नहीं आ सकते, इसलिए डायलॉग नहीं है। एक्टर डायरेक्टर collaboration or actor director dynamics. Do you think a collaboration or clashes between actor and director can affect the actor's performance in any way? Of course, the actor is the face of a director's imagination. Director, जो he created a certain world in his mind, right? Who's projecting that? Is an actor. So actor is a face of the film. लेकिन ही इज परफॉर्मिंग व्हाट द डायरेक्टर कंसीव्ड अर्लियर, राइट? इसलिए बहुत जरूरी है कि उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही हस्बैंड वाइफ से भी ज़्यादा कुछ होगा तो वैसा रिलेशनशिप है, राइट? जैसे श्याम साहब ने हमेशा ही ट्रस्टेड ऑन स्मिता पाटिल और शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, उनकी एक टीम होती थी हर फिल्म में। दे आर रिपीटेड। व्हाई दे आर रिपीटेड? सेम थिंग सत्यजीत राय इज रिपीटिंग सुमित्रो, राइट? सो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो एक साथ काम करते हैं, काफी लंबे समय तक काम करते हैं, राइट? क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे की सोच को परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट? मैं जो सोचता हूँ वो हाँ समझ गया मैं, राइट? मैं समझ गया, ही कैन इमीडिएटली एक्ट ऑन दैट, राइट? तो इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कहा कि यदि वो रिलेशनशिप में कई बार गड़बड़ आ जाती है तो वो डिजास्टर्स फॉर फिल्म, दैट कैन नॉट शेप अप। Absolutely. Can you tell us or can you share us a couple of great performances in the past from various Sophia Loren in Two Women, okay, स्मिता पाटिल मंथन, राइट? और अभी आपने वो फिल्म देखी बाइसिकल थीफ, ब्रूनो का बच्चे का कैरेक्टर, सिनेमा पैराडाइसो में वो बच्चे का कैरेक्टर, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, राइट? ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा हम जो बात कर रहे हैं, राइट? अमेजिंग परफॉर्मेंस। और आजकल के भी जो एक्टर हैं, दे आर डूइंग द वेरी गुड। आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, राइट? दे आर अमेजिंग एक्टर। True. How can we bring innovation in filmmaking now that we are in the digital age of artificial intelligence and augmented reality, machine learning? How do you think filmmaking can these technologies can make a difference in filmmaking? See, it can take a technology in the post-productions. It helps to do all the special effects, VFX, right? बहुत सारी चीज़ें, कमाल की चीज़ें हो रही हैं, right? AI is helping it, make it happen quicker, cost-wise effective, right? लेकिन मुझे अभी भी शक है कि वो स्टोरी टेलिंग में कुछ डिफरेंट ला पाए। AI in storytelling. AI in storytelling. I've seen several apps who, you know. हाँ, I also experimented with them. So there was a collaborator who was developing one AI app. I narrated him the story and midway stop. I said, now you take it. Ask the AI to develop it. और within a second they give me 5 options कि ये character का ये होगा, ये होगा, ये होगा. But those 5 options are very predictable because AI कर क्या रहा है? AI available information, universe में जो available information है उसको in a second आपके सामने ला रहा है. लेकिन human behavior is not predictable. एक फिल्म मेकर, मेरी कहानी, एक बच्चा जो घर से भागता है फिल्म बनाने के लिए और फिल्म बनाता है, 24 साल की उम्र में डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनता है, और एक समय जब उसकी ज़िंदगी में क्राइसिस आता है, क्या कर सकता है बता सकते हैं आप? सुसाइड कर सकता था, दूसरी फिल्म बना सकता था, या दूसरा बिजनेस कर सकता था, लेकिन वो ड्राइवर बन जाएगा, AI बता सकता है? That is unpredictable. और ड्राइवर बनने के बाद वहाँ से वो छोड़ के फिर एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बन सकता है, वो बता सकता है? नहीं बता सकता ना। True.
जो ह्यूमन जर्नी इज अनप्रिडिक्टेबल. आई डोंट थिंक AI हैज दैट एबिलिटी टू. AI कैन सम अप कि वट एवर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके पास. तो उसने जो मुझे एक्सपेरिमेंट किया था, हमने एक कहानी को देख कर, उसने वो 5 ऑप्शन बताए थे. वो 5 ऑप्शन आई कैन इजिली नेम आउट. ये इस फिल्म से लिया, ये इस फिल्म से लिया, ये इस फिल्म से लिया. देयर वाज नो न्यू थिंग. True, true. Have you seen? Have you watched this Adolescence series on Netflix? Yeah. Amazing. Yes, They've brilliant. given a one-shot take in almost all the episodes. What are your thoughts? I mean, how difficult it would be for the director to bring that to? It's really difficult, really challenging, but I don't think it's a unique. See, आप जब थिएटर करते हैं, 3 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं ना, आप जब थिएटर में एक शाम को जो पर्दा उठता है, तो आप 5, 7, 10 कैरेक्टर को थिएटर में देख रहे हैं. आप कह रहे हैं वाह वाह क्या परफॉर्मेंस है, क्या टाइमिंग है, क्या कोऑर्डिनेशंस हैं, क्या कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, क्या सेट चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. लेकिन कभी आपके पीछे सोचा है कि उसके पीछे स्टेज मैनेजमेंट हो रहा है, वो भी स्क्रिप्ट में लिखा होता है, मिनट बाय मिनट, नॉट ओनली मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, कि एक कैरेक्टर के 8 कॉस्ट्यूम है, तो इस वक्त ये कॉस्ट्यूम विद इन द फ्यू मिनट उसको कॉस्ट्यूम चेंज करना है. तो वो टीम खड़ी है ना उसको करने के लिए. वो प्रॉप्स चाहिए, उसके हाथ में चाय की क्लास चाहिए, उसके यहाँ पे ये पीछे प्रॉपर्टीज ये खड़ा होगा, सेट में ये चेंज आएंगी, वो लाइट ये आएगा, इस वक्त इस पीस पे ये म्यूजिक आएगा. कभी आपने उसके बारे में सोचा है? वो भी तो बैक एंड में वो लोग काम कर रहे हैं, वो मिनट बाय मिनट काम कर रहे हैं. यस, एडोलेसेंस बनाने के बाद आपको 7-8 रीटेक लिए होंगे. रीटेक में गलत हुआ तो फिर से लिए होंगे, लेकिन उससे पहले 7-8 रीटेक से पहले मुझे लगता है पूरा 8 से 10 दिन उस सीन को करने में लगे होंगे, ताकि एवरीबडी नो कि इस वक्त मुझे ये कोरियोग्राफ करना है, इस पोजीशन पे पहुंचना है, इस पोजीशन पे ये लाइट लेनी है, ये लाइट में ये चैलेंज है, तो यहाँ पे ये करेक्शन करो, ये कैमरा शिफ्ट करना है, यहाँ पे कैमरा शिफ्ट होकर दूसरा आदमी जाएगा, दूसरा आदमी वो शॉट को ले रहा है, तो उस वक्त ये चैलेंज आएगा, तो उसका सोल्यूशन निकालो. तो ये इट्स नॉट कि 1 शॉट में सब हो रहा है 1 शॉट में, लेकिन उससे पहले 8 दिन 10 दिन बैठ के उन्होंने वो उस स्पेसिफिक पॉइंट के चैलेंजेस को समझा होगा, उसका सोल्यूशन ढूंढा होगा, और उसको फिर मैन पावर को अपॉइंट किया होगा, राइट, और उसको फिर रिहर्सल में गए होंगे, और रिहर्सल करते वक्त एक्टर फेल हो रहा है या कोई टेक्निकल टीम फेल हो रही है, दे अगेन डिड इट 7-8 टेक में वो खत्म हुआ. बट इट्स अमेजिंग थिंग, ग्रेट विजुअल. लेकिन उस फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग में लॉट ऑफ थिंग यू कॉम्प्रोमाइज. स्टोरी टेलिंग की स्क्रिप्ट राइटिंग में कई चीज़ें जो हम बारीकियाँ होते हैं स्टोरी टेलिंग में, और टाइम लैप्स के जो इश्यूज होते हैं टू मेक इट स्टोरी मोर फास्ट मूविंग, राइट, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया. स्टोरी की जगह पर आके अननेसेसरी रुकी. टाइम लैप्स के जो इश्यूज होते हैं, डिस्टेंस लैप्स, वो जो इश्यूज होते हैं, उसमें कहानी आके कॉम्प्रोमाइज हो गई. इसकी वजह से स्टोरी टेलिंग वीक हो गई. सी फॉर्म में इंटरेस्टिंग हुआ, लोग पीपल आर अमेज्ड बिकॉज ऑफ द फॉर्म, लेकिन स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉम्प्रोमाइज हो गई. ओके. There are several budding filmmakers, young filmmakers who want to make it in the industry. What advice would you give to those budding, aspiring filmmakers to get into the industry? See, industry is very democratic, right? Industry is like any film. Sorry, फिर से एक बार repeat. Okay. I answer, right? I think film industry is very democratic. It welcomes all the talent, right? आप में टैलेंट है, कोई रोक नहीं सकता. लेकिन याद रखिएगा, आप एक इज़ लाइक एनी अदर बिजनेस. हर बिजनेस में आपको 10 दरवाजे नॉक करने पड़ेंगे, एक खुलता है. आपको आई गिव एग्जांपल ऑफ द ट्रेन में, जब बोरीवली से चर्चगेट की जो ट्रेन चलती है ना, बीच रास्ते में मलाड में या एक कांदीवली में या विले पालने में आपको ये चढ़ना पड़े तो जगह नहीं मिलती. ठसा भरी रहती है सुबह, राइट, और आप सोचते कि नेक्स्ट ट्रेन आएगी, जगह मिल जाएगी, नहीं मिलेगी आपको. आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सारी दिन खड़े रहे, जगह नहीं मिलेगी. लेकिन उस 9 बजे के वक्त जब पहली बार जब ट्रेन आई थी, आप किसी तरह से लटक जाए वहां पे, थोड़ी सी पैर सटा के, राइट, बाय द टाइम यू रीच योर डेस्टिनेशन एट द चर्च गेट, यू विल बी द ओनली पर्सन इन द एंटायर कंपार्टमेंट. हमेशा याद रखिए, पीक में इंसान अकेला क्यों होता है? क्योंकि वीक हार्टेड पीपल ड्रॉप आउट मिडवे. ट्रू, राइट, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं करते, और जो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं वो आगे तक जाने की नहीं पहुंच पाते, रास्ते में छोड़ जाते हैं, राइट. तो यंग फिल्म मेकर को, आप में टैलेंट है, आप जरूर सर्वाइव करेंगे. बस आपको वो ट्रेन में
अपनी जगह बनानी You है. need to have that patience. पेशेंस, Consistency. कंसिस्टेंसी, वो जगह बना के पैर रख के आपने डंडा पकड़ के चढ़ गए, छोटा काम किया, छोटा सा असाइनमेंट मिला, छोटा सा जॉब मिला, आप एक बार आ गए, Keep on स्लोली working. आपको एक जगह मिल जाएगी. Great, Right. great advice. So here we come to an end of the session. Thank you so much for your time, for being here on the show. I look forward to more such conversations. with you. Sure, This definitely. It It was was a absolutely enlightening. It was a wonderful talking with you, right? After a long time, you helped me to go back to my childhood, my flashback, and remembering my beautiful days with the Kolkata. I really enjoyed speaking Right. with you. on Okay. this topic. Think the audience will going to like it? I'm sure people will like it.